हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को मालूम होगा कि आज आईआर रिलेटेड इंटरव्यू की क्लास के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। कुछ टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए। जैसे करंट कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा बात हो रही है तालिबान इन अफ़गानिस्तान की। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, कौन है तालिबान, क्या चाहता है और इंडिया के लिए क्या रेमिफिकेशंस हैं इसके, इसको हमें देखना होगा। ये बहुत हॉट टॉपिक है, हर जगह ये न्यूज़ बना रहा है। इसे हमें अच्छे से जानना पड़ेगा, थरो तरीके से। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस के सिलेबस में मेंशन्ड हैं। उन पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक से क्वेश्चन कि क्या ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किस लिए एग्जिस्ट करता है, इसका फंक्शन क्या है, इंडिया का क्या इसमें स्टेक है। तो वैसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है। उसके अलावा चाइना से रिलेटेड कुछ स्टफ़ है। इंडिया चाइना के बीच में एक कन्फ्रंटेशन लास्ट ईयर हुआ था, आप सबको मालूम होगा। तो अभी क्या उसमें नए नए इक्वेशंस डेवलप हो रहे हैं, इंडिया के लिए क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, इन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर के आज हमको डिस्कशन करना है। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, राइज ऑफ तालिबान। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, न्यूज़ में आप सब देख रहे हैं। बट इन सब से पहले, ये राइज ऑफ तालिबान तक जाने के पहले, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से आया है और क्यों आया है। आईआर की चीज़ें जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ का एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना का थोड़ा हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर आप सबने सुना होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो या तो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से पूछ लो, या आप चैट में लिख दो, मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको। तो आई थिंक ये आपको पता होगा। यस, माय अजम्पशन इज करेक्ट। नाइनटीन 45 से 1991 तक कोल्ड वॉर चल रहा था। ये कोई वॉर नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग थी दो सुपर पावर्स की। इसमें एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर थे। तो दो तरफ की दो साइड्स थी। ये लिबरल और कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को सपोर्ट करते थे, और ये सोशलिस्ट ऑर्डर को। एनी आइडिया ये दो चीज़ें क्या हैं? ये जो मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं, किसी को मालूम है या मैं एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में? प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आप बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। ये वर्ड्स आप लोगों को मालूम है? जस्ट अ येस और नो वुड सफाइस। सर उत्पादन के साधन बाजार और सरकार के हाथ। हाँ, अब हाँ, आपने सही कहा है। आ, इसमें क्या होता था, जो कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, लिबरल मतलब उदारवाद, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। तो यहाँ पर जो आपने कहा उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको मालूम है चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज़ के उत्पादन में ये चार चीज़ें आएंगी ही आएंगी। मैं अगर आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी ने ये सेटअप तैयार किया है, किसी ने दिल्ली में ये लैंड लेकर के ये इंफ्रा क्रिएट किया है। लेबर मेरी दिहाड़ी लग रही है। कैपिटल ये सब ताम बाम में कुछ खर्चा हुआ और किसी ने ये इनिशिएटिव लिया, वो एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, तब जा करके ये सर्विस आप तक पहुंच पा रही है। किसी भी दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, या तो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने में ये चार उत्पादन के कारक जो हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो होते हैं। जब वो प्राइवेट हाथों में होते हैं, जैसे मेरे या आपके या किसी के भी हाथ में होता है, तब हम कहते हैं वो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट व्यवस्था। और जब वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, मैं आपको कम्युनिज्म में नहीं लेके जाऊंगा, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। तो कोल्ड वॉर को समझने के लिए समझेंगे, जब वो सरकार के नियंत्रण में होता है तब हम कहते हैं कि वो समाजवादी या सोशलिस्ट व्यवस्था है। लिबरल का मतलब होता है कि जिसको जो मन में आए वो कर सकता है, उदारवादी। वोल्टेयर ने कहा था, आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल डेथ ऑफ योर राइट टू से इट। तो इसी एक स्टेटमेंट से लिबरल की विचारधारा समझ में आती है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, लेकिन तुम अपनी बात कह सको
इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। डिसएग्री करें, हम डिस्कशन करें, तो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ये तो लिबरल जो होते हैं वो प्रो डेमोक्रेसी हो जाते हैं। सोशलिस्ट कहता है कि भाई तुम्हें नहीं पता है, सरकार को तुम्हारे बिहाफ पे काम करने दो, सरकार के नियंत्रण में, जैसा सोवियत यूनियन में था, जैसा क्यूबा में है, जैसा वेनेजुएला में था, चीन में है। तो ये व्यवस्था होती है कि सरकार एक तरह से काम करती है अपने लोगों के भलाई के लिए। अजम्पशन ये रहता है कि लोगों को अपना भला नहीं पता है। लिबरल्स का अजम्पशन होता है कि इंडिविजुअल अपने आप में एक एंड है। तो दो पैरेलल व्यवस्थाएं संसार में चल रही थी इस बीच में। यहां तक कोई प्रश्न है किसी का? ये आइडिया लग गया आपको ये क्या था? 45 से 91 तक संसार किस तरह से डिवाइड हो रहा था। आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग चल रही थी। यूएसए एक सुपर पावर था और दूसरा सुपर पावर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जो हम कहते हैं सोवियत यूनियन था। अब इसमें अरीनाज बन गए थे। अरीना मतलब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सोवियत के पक्ष में है और कौन सा देश अमेरिका के पक्ष में है। इसके लिए कुछ अरीनाज बने थे, उसको कहते हैं कोल्ड वॉर के थिएटर्स। तो एक थ्योरी दी जाती है आयरन कर्टेन की। क्या होता है कर्टेन? कर्टेन मतलब पर्दा। तो ये आयरन कर्टेन क्या होता है? संसार को इसमें विभाजित किया गया था। एक तरफ वेस्टर्न यूरोप था, पश्चिम के देश, एक तरफ ईस्टर्न यूरोप था। ये प्रो सोवियत ब्लॉक था और वेस्टर्न यूरोप प्रो यूएसए था। तो सेंट्रल एशिया आप देखेंगे, अगर दुनिया का मैप आप देखोगे तो आपको मिडिल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, हम उसे वेस्ट एशिया कहते हैं क्योंकि हमारे लिए वो वेस्ट पड़ता है, बट संसार के लिए वो वेस्ट नहीं पड़ता है। जो यूएस में बैठा है उसके लिए हमारा जो मिडिल ईस्ट है वो मिडिल ईस्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारा वेस्ट एशिया नहीं हो जाएगा। दुनिया उसे मिडिल ईस्ट कहती है, हम भी इसी टर्म को यूज़ करेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम उसको वेस्ट एशिया कहते हैं। ये जितने हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, सेंटर वही है संसार का। तो उसी सेंटर को एक, अब सच में जैसे आप पढ़ते हो ना, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ, इस सच में कोई लाइंस तो है नहीं, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी चीज़ों को फिक्स करने के लिए इन चीज़ों को बनाया है। उसी प्रकार से आयरन कर्टेन बनाया गया, इमेजिनरी लाइन। इस तरफ के देश प्रो यूएसए, दाहिनी ओर के देश प्रो सोवियत। तो आपको क्या लगता है भारत किस तरफ पड़ता है? ज्योग्राफिकली भारत किस तरफ पड़ेगा आयरन कर्टेन के? लेफ्ट में या राइट में? लिख दीजिए आप, माइक अनम्यूट करके कोई बता दो। वेयर विल इंडिया लाई? ऑन विच साइड ऑफ आयरन कर्टेन, लेफ्ट और राइट? इधर पड़ेगा ना, राइट साइड में पड़ेगा। तो इंडिया बाय डिफॉल्ट इस ब्लॉक में था। इंडिया ने एक अलग पॉलिसी अपनाई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम ना इनकी तरफ रहेंगे ना इनकी तरफ रहेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि सही सोचा था उस समय के लोगों ने, कि इंडिया को जो चला रहे थे नेहरू जी और उसके बाकी जो थे, कि अगर हम मिलिट्री ब्लॉक का पार्ट हो गए तो या तो हम प्रो सोवियत या प्रो यूएस हो गए, तो हम अपने सारे असेट्स इनके मिलिट्री बेस को बनाने में खर्च करेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी अभी आज़ादी मिली है और तुरंत फिर एक हथियारों की रेस होगी। सारे रिसोर्सेज आप अपने लोगों के लिए खर्च करिए, शिक्षा बेहतर करिए, स्वास्थ्य बेहतर करिए। ये क्या है कि नेटो का असेट बना रहे हो या उनका वॉर्सो पैक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसलिए हमने ये पॉलिसी अपनाई थी। बट चूंकि आयरन कर्टेन के इस तरफ थे, राइट हैंड साइड में थे, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रो सोवियत ब्लॉक माना जाता था, ये एक अनसेड ट्रीटी थी। ऐसी कोई घोषणा इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में नहीं हुई थी, बट एक बिना बोले ही एक सहमति बन गई थी कि ना ये इधर आएंगे ना ये इस तरह जाएंगे। तो अगर इंडिया में कुछ होगा तो यूएसएसआर ही उसको टैकल करता है, इंडिया के इश्यूज को यूएसएसआर सॉर्ट करेगा। इंडिया बाय डिफॉल्ट सोवियत ब्लॉक में पड़ता है, अमेरिका उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। ये इस्टेब्लिश्ड पोजीशन रही थी। और दो तरह की डॉक्ट्रिन हम देखते हैं।
एक इस तरफ से आती थी, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, और एक इस तरफ से आती थी मुनरो डॉक्ट्रिन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जानते हैं, आयात निर्यात। बताइए इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स में एक दो आइटम कुछ बता दो कोई। देखिए इंटरव्यू के लिए हम क्लास कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आपका इंटरेक्शन चाहिए होगा, ताकि मुझे लगे क्या चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। क्या इंडिया क्या टॉप का एक्सपोर्ट करता है? कुछ एक आध चीज़, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, एनीथिंग। एक दो चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब हम बाहर से मंगाते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएसए कुछ और एक्सपोर्ट करता है। सुना कभी? डेमोक्रेसी का एक्सपोर्ट। अगर आपके देश में प्रजातंत्र नहीं है तो अमेरिका भेजेगा, अगर आपके यहाँ तेल है तो और जल्दी भेजेगा। तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन कही जाती है कि भाई प्रो डेमोक्रेसी जो रहेंगे यूएसए, उसको स्प्रेड करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए वहां पर पहुंचेगा। अंडर द व्हील मतलब एक तरह का पर्दा ये रहेगा कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, यहाँ पे चीज़ें अनडेमोक्रेटिक हो रही हैं, इसलिए अमेरिका की नेटो फोर्सेज आ गई। और इस कोल्ड वॉर के दौरान, और उसी का उल्टा है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। ये सोवियत यूनियन की पॉलिसी थी कि भाई जहां पर सोशलिज्म नहीं है, जहां पर कम्युनिज्म नहीं है, उनको सोवियत अपना एक्सपोर्ट देगा। तो अमेरिकन एक्सपोर्ट कोल्ड वॉर का क्या था? डेमोक्रेसी। और ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के अंदर में इनका था सोशलिज्म। ये ऐसे ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था, ये आईआर में एज अ सटायर इसको यूज करते हैं। मुन्नो डॉक्ट्रिन और ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन दोनों अनसॉलिसिटेड हैं, मतलब बिना बिना मांगे हुए दी जाती हैं। आपको नहीं जरूरत है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन की, आपके देश को नहीं जरूरत है मुन्नो डॉक्ट्रिन की, लेकिन दोनों देश कहने की नहीं जी हम तो आपको देंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है अनसॉलिसिटेड, बिना मांगे, बिना मांगी हुई वस्तुएं हैं दोनों। अब इसी बीच में आप चाहो तो ये दोनों नोट कर सकते हो, मुनरो डॉक्ट्रिन और ब्रेजनेव, BREHZNEV। पीपीटीज बनी हुई हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बैकग्राउंड में हूं, और सारी पीपीटीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो और बाकी जो आपके प्रश्न हैं आप बीच बीच में पूछ सकते हैं। यहां तक कहीं कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, या बढ़े आगे फिर। कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, और ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन क्या है, मुन्नो डॉक्ट्रिन क्या है, ये दो चीज हमने देखी है। आयरन कर्टेन क्या है ये हमने देखा था। इसके अलावा अब कुछ मिलिट्री ब्लॉक्स बने, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करना है ना, एक को डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करनी है, एक को सोशलिज्म एक्सपोर्ट करना है। तो कुछ मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए, जैसे PLOCS, नेटो। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होगा? एनीवन? क्या होता है नेटो? नॉर्थ अटलांटिक। किसका था ये? किसका था ये? अमेरिका का था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लाइक माइंडेड लोगों का, कंट्रीज का फोर्स बना रहे थे। क्यों? मुन्नो डॉक्ट्रिन को फॉलो करने के लिए, डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान इसका पार्ट था, और भी कंट्रीज थी, पाकिस्तान सीएटो का पार्ट था। उसी तरह से उन्होंने क्या किया? वॉर्सो पैक्ट किया। अब इनकी वाली कंट्रीज आ गई, प्रो सोवियत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, हम तो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, तो हम तो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी नहीं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के पास जाएंगे। तो हर कंट्री में हम क्या करेंगे? अपनी चीज़ों को भेजेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को। तो ये मिलिट्री ब्लॉक्स थी। एक्चुअल में लड़ाई कभी नहीं हुई। कुछ हाई पॉइंट्स रहे कोल्ड वॉर के, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी,
इंडिया पाकिस्तान 1971 का वॉर था, हम इसमें भी नहीं जा रहे। ये चीज़ें बहुत इतिहास की चीज़ें हैं। मैं आपको तालिबान और अफगानिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। फिर समझ आ गया नहीं ये? अब देखिए, दोनों तरफ से ब्लॉक्स बन गए। इंडिया ने कहा जी हम तो कोई नहीं ब्लॉक करेंगे, हम तो नैम फॉलो करेंगे। हमें ये न नेटो पसंद, न सीएटो पसंद, न वार्सो पैक्ट पसंद, न यूएसए के साथ रहना है, न यूएसए साल के साथ। हमें अपने पर ध्यान देना है। हम लोगों का बहुत शोषण हुआ है, 200 साल की, 200-250 साल की गुलामी रही है। सारे रिसोर्सेज हमारे, एक अंग्रेज ने लिखा है अपनी बुक में कि द बैंक ऑफ गैंजेस टू द बैंक ऑफ टेम्स, मतलब जो संसाधन थे वो गंगा किनारे से टेम्स, वो नदी है जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है, तो गंगा किनारे से उठा के कहाँ ले जा रहे थे? टेम्स किनारे ले जा रहे थे। मैनचेस्टर हब था कॉटन का, कॉटन उसका बंगाल से जाता था। तो वी वेर सक्ड आउट, वी वेर ड्रेन्ड ऑफ आवर रिसोर्सेज। इंडिया ने कहा कि भाई हमको आपके पे अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने हैं, हम अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे। अब इस बीच में अफगानिस्तान में कुछ चीजें हुई। अफगानिस्तान एक मोनार्की थी। मोनार्की क्या होती है? इस शब्द का मतलब जानते हैं? व्हाट इज मोनार्की? जहां पर किस तरह का शासन होता है? क्या वहां पे कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है? नहीं होती है। मोनार्की का मतलब है राजा है वहां पर, एक राजा वहां बैठा है। अब जब राजा बैठा है तो सिंपल सी बात है कि वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहा है। अब देखते हैं तालिबान की कहानी कैसे ये, उसके लिए पहले हमें मैप देखना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये अफगानिस्तान है। आपको इसकी नेबरिंग कंट्रीज दिख रही हैं? कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं? उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। बीच में ये अफगानिस्तान है। इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री, और यहाँ पे चाइना है। ऐसे तो फिर 6 कंट्री हो जाएंगी। कुछ बॉर्डर तो चाइना के साथ शेयर हो रहा है ना, यहाँ का हल्का सा पार्ट आपको दिख रहा होगा। ये अफगानिस्तान है। लैंड लॉक्ड कंट्री का क्या मतलब हुआ? जिनके पास क्या नहीं है, इनके पास समुद्र नहीं है, सी नहीं है। दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लो, कहीं की आप पढ़ लो, जिन एरियाज के पास, कोस्टल एरियाज जिन कंट्रीज के पास होते हैं, जिनका कोस्ट लाइन बड़ा होता है, वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं। आपने अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, आपने हड़प्पा वगैरह पढ़ाई होगा अपनी तैयारी के समय, लोथल, हाँ, कालीबंगन, ये सब क्या थे? लोथल वॉज अ डॉकयार्ड, राइट, गुजरात में। तो ट्रेड होता था। आपकी एनसीईआरटी कहती है, 12th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, कि अभी भी संसार का 90% से ज्यादा ट्रेड सी से होता है। ये अभी भी तथ्य है, 90%, जबकि आजकल हर तरह की सुविधाएं आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से, सड़कें बेटर हैं, फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, बट अभी भी बल्क में ट्रेड क्या होता है? वो सी के थ्रू होता है। 90% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो सी के थ्रू होता है। अफगानिस्तान के पास सी नहीं है, लैंड लॉक्ड है। तो सिंपल सी बात है कि इनके पास उतनी बहुत कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। जो एक कोस्टल, आप देखो इंडिया में भी साउथ और वेस्टर्न इंडिया कंपेयर टू नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, क्योंकि शुरुआत से ही बिजनेस होता रहा है। घर के सामने से एक नेशनल हाईवे गुजर जाती है तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है। लोग अपने एमपी एमएलए पे दबाव डालते हैं कि ये नेशनल हाईवे मेरे घर के सामने से डाइवर्ट करा दो, मेरे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो ऑफकोर्स वहां पर हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। वो चीज़ें यहाँ नहीं होती थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया यूएसएसआर के बारे में, जब मैं यूएसएसआर कहता हूँ तो क्या आता है दिमाग में? कौन कौन सी कंट्री होती है उसमें, यूएसएसआर में? एनी आइडिया?
सर मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्री है सर, मिडिल ईस्ट की नहीं, सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल ये मिडिल ईस्ट नहीं है, ये सेंट्रल एशिया है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पोलैंड, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, पहले एक ही थे चेकोस्लोवाकिया, तो अब अलग हो गए। तो ये सारे क्या थे? ये सारे के सारे यूएसएसआर का पार्ट थे। ये 3 कंट्रीज भी थी। आज इन कंट्रीज को क्या कहा जाता है? सोवियत यूनियन तो 1991 में डिसइंटीग्रेट कर गया, तो अब यूएसएसआर की कंट्रीज को क्या कहते हैं मालूम है किसी को? ये क्या होता है? आप लोग को दिख रहा है या मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं? इतना ठीक है? तो ये जितने पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, जिन कंट्रीज का हमने मैप में 3 कंट्रीज हैं, बाकी और मैंने आपको बताया हंगरी है, पोलैंड है, चेक है, स्लोवाकिया है, इन सबको आज कलेक्टिवली कहते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब ये कोई यूएसएसआर नहीं है। तो ये 6 कंट्री हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और इंडिया यहाँ पर है। हालांकि इंडिया कहना सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो पार्ट है वो कहाँ पर है? कौन सा पार्ट आपको दिख रही है? विच पार्ट ऑफ इंडिया? अगर मैं 6 से 7 ले जाऊं तो विच पार्ट ऑफ इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? ये POK है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जब तक वापस कब्जा नहीं लेते हैं, हम कैसे कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये तो पाकिस्तानी हो गया एक तरह से। मुजफ्फराबाद यहाँ का कैपिटल है, अपना श्रीनगर है। तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सब एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। अब जब होगा तब होगा, कोई नहीं जानता है कब अपने पास आएगा, होपफुली आ जाए। बट अभी के लिए इंडिया शेयर नहीं कर रहा है बॉर्डर अफगानिस्तान से, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमारे अंडर में नहीं है। या आप मैप में भले दिखा लो, लोग हर्ट हो जाते हैं अगर मैप काट दो, बट सच्चाई यही है कि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ये जो एरिया है सेंट्रल एशिया का, इसको कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी रिच एरिया है। एनर्जी एज इन यहाँ पर खूब तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं, बहुत तरह की चीजें मिलती हैं, और इसके ऊपर रशिया है, क्योंकि अब तो रहा नहीं यूएसएसआर, इसके ऊपर रशिया है। तो ये पैसेज टू सेंट्रल एशिया हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। आप समझिए इस चीज को, किसी भी कंट्री के लिए अगर यहाँ पर कंट्रोल है तो सिंपल सी बात है कि उसको इधर भी पैसेज मिल रहा है, उसको यहाँ पर भी बात बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है। और एक जिसको इस कश्मीर को ना फ्लैश पॉइंट कहा गया है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों इन्वॉल्व है यहाँ पर। जितना पार्ट इधर इंडिया के पास 60% है, 30% चाइना पाकिस्तान के पास है, और उन्होंने वो अक्साई चीन और लेह के इधर का जो इलाका है वो चाइना को दे रखा है। तो हमारे पास पूरा कश्मीर नहीं है। थिंग इज कि आपको सेंट्रल एशिया का पैसेज मिल जाता है। ईरान की कहानी समझने की कोशिश करिएगा। ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बारे में मालूम है आपको? अयतुल्लाह खोमैनी, ये नाम सुना है? लेट 70s में अयतुल्लाह खोमैनी ने यहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन कर दिया। संसार का पहला इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान था, दूसरा ईरान था, ISIS बहुत बाद में आया है। तो ये पूरी तरह से हॉस्टाइल टू यूएस से है, मतलब प्रो यूएस नहीं है यहाँ का जो रेजिम है, अमेरिका के फेवर में नहीं है। अमेरिका को अगर यहाँ नजर रखनी है तो वो कहाँ से रखेगा? इसके थ्रू रख सकता है कंट्रोल। मतलब क्यों अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में पैसेज देता है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको एनर्जी की सप्लाई चाहिए, उसको रशिया तक कुछ ट्रेड पैसेज मिल जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अफगानिस्तान बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कंसर्न्ड। अब ये तो अभी की बात, इसके पहले की बात क्या थी? जब इंपीरियल एरा चल रहा था। कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर बोलेंगे तो मैं 1-2 लाइन आप लोगों को लिखवा दूंगा उन चीज़ों के बारे में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो चीज़ें स्लाइड्स पे नहीं है। जैसी आवश्यकता होगी मुझे बता दीजिएगा, हड़बड़ी कुछ नहीं है, वी कैन कैरी दिस ऑन।
नाउ ये 19th सेंचुरी की बात आपको बताऊंगा। आप कितनों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है? आप सब इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। मॉडर्न इंडिया का इतिहास आप जानते हैं। 19th सेंचुरी में जब एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म अपने पीक पर था, अंग्रेजों का जो, व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर इंपीरियलिज्म? साम्राज्यवाद। इंडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब इस इंपीरियलिज्म की एक अंधी ऐसी रेस शामिल हो गई, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जिसको कहते हैं, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, कि एक कंट्री जैसे ब्रिटेन जैसी कंट्री है जिसको उस समय का सुपर पावर है ब्रिटेन और फ्रांस, कॉलोनी रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। इसी कॉलोनी के रिसोर्सेज से, क्योंकि हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिला था रेनेसा का, एनलाइटनमेंट का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, यूरोप और अमेरिका को मिला था। रिसोर्सेज उनके पास नहीं, हमारे पास है। वेदर एक सा रहता है, सिर्फ ठंड पड़ती है, लोग एक से, खान पान, तो रिसोर्सेज नहीं है। आपको कॉटन यार्न चाहिए, आपको कॉटन तो बंगाल में मिलता है। चाय पीनी है, चाय कहाँ उगाओगे? दार्जिलिंग और असम और श्रीलंका में उगाओगे, वहां तो नहीं कर पाओगे, क्लाइमेट ही नहीं है वैसा। तो अब यहाँ पर उनको कंट्रोल चाहिए था, इसीलिए वो लोग आए और हमारे जैसे देशों को उन्होंने गुलाम बनाया। इंडिया जैसे देशों को, पूरा एशिया और अफ्रीका यूरोप के चंगुल और यूएस के चंगुल में आ गया। अब ये कॉलोनी लेने की जो प्रक्रिया थी, द इंटायर प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एन अ कॉलोनी, इट बिकेम लाइक अ विशियस सर्कल, कि एक कॉलोनी लेने के लिए आपको दूसरी कॉलोनी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ब्रिटेन ने श्रीलंका पे अपना कंट्रोल किया, क्योंकि वो नेवल रूट जो था उसको सुरक्षित रखना चाहता था, कि कोई पोर्टुगल या स्पेन या जो आपका डेनमार्क है या फ्रांस है, वो समुद्र के रास्ते इंडिया पर अटैक ना कर दे। तो इसलिए जितने द्वीप हैं इन पर भी अपना कंट्रोल रखो। मतलब एक कॉलोनी को बचाने के लिए 10 कॉलोनी और लेनी पड़ेगी। सेम चीज अफगानिस्तान के साथ थी। रशिया में उस समय जार का रूल था, सुना इनके बारे में? रोमनोव डायनेस्टी का राजा बैठा था रूस में, इसको कहते थे जार। निकोलस टू सबसे फेमस जार था। तो अब जार के भी इंपीरियल एम्बिशंस थे। पूरे दुनिया में दो ही तरह की चीजें थी, या तो आप कॉलोनी हैं या आप मदर कंट्री हैं जो उस कॉलोनी को कंट्रोल कर रहा है। तो मदर कंट्री 3 4 5 थी, यूरोप में 6 थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, डेनमार्क, इस तरह की कुछ कंट्रीज थी, और एक यूएसए था, रशिया था। तो ये 6 7 8 कंट्री मिलके पूरे संसार पर कब्जा करने की फिराक में थी। अब संसार का एरिया तो फिक्स है ना, ग्लोब में जितना स्पेस है उतना ही है। हर किसी को इंडिया चाहिए, हर किसी को नेपाल चाहिए, हर किसी को, मतलब या तो ब्रिटेन रहेगा या फ्रांस रहेगा, रशिया रहेगा। ब्रिटेन को लगता था कि अफगानिस्तान के थ्रू रशिया का जार इंडिया में अटैक कर सकता है। दोबारा मैप पर आते हैं। ये देखो, मैंने कहा ना कि ये क्या था उस समय, ये सब रशियन जार का ही एम्पायर था। रशियन जार भी उतना ही बड़ा इंपीरियल था जितना कि ब्रिटेन था, जितना कि यूएस था। अच्छा बुरा कोई नहीं था, उस समय की यही विचारधारा थी। तो सिंपल सी चीज ये हो गई कि अब कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे हम कंट्रोल करते हैं। और क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि रिसोर्सेज लेने हैं। क्यों रिसोर्सेज लेने हैं? क्योंकि उन रिसोर्सेज को लेकर प्रॉफिट कमाना है, संसार भर में अपना सामान बेचना है। ट्रेड के लिए सब कुछ हो रहा था सारा। एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू मनी। ये सारा इंपीरियल जो खर्चा पानी चल रहा था वो ट्रेड के लिए चल रहा था। अब मैंने बताया कि ये सब उस समय जार के रशिया का पार्ट था। जार की नजर यहाँ पे थी कि अगर यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि आप समझिए पाकिस्तान, आपको पता है बॉर्डर को क्या कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के? कहीं नोट कर लो इस चीज को। डूरंड लाइन आ सकता है आपको पूछने के लिए। तो डूरंड लाइन क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को कहते हैं डूरंड लाइन। कमल, सुन पा रहे हैं? कमल, यू लुक गुड, बट कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा? तो डूरंड लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
ये बात 19th सेंचुरी की जब करेंगे तो ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था, पाकिस्तान अपना ही पार्ट था ना, ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो मतलब ब्रिटेन किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान भी तो पहले, जैसे इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में था 47 के पहले, देयर वाज नो पाकिस्तान, इट वाज ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटेन यहाँ पर भी था, यहाँ पर। अब रशिया को ये चीज सता रही थी, उसको टेंशन हो रहा था कि ब्रिटेन यहाँ भी आएगा ही आएगा, और ब्रिटेन को ये टेंशन था कि रशिया इधर से इधर आ जाएगा और मेरे पूरे इंडिया पर खतरा बन जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कुछ लिखना चाहेंगे इस पे, एक दो लाइन? जी सर। थोड़ा सा लिख लीजिए। कमल प्लीज अपना आप कैमरा ऑफ कर लें। आप, यू आर लुकिंग वेरी गुड, बट प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। लिखिए। ज्यादा नहीं, मैं बहुत नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ी सी चीजें जो आपको इंटरव्यू में काम आएंगी वही सब। एक हेडिंग दो। ग्रेट गेम। इंटरव्यू में पूछ देंगे ग्रेट गेम क्या है। क्या है ग्रेट गेम, मालूम है? कमल कैमरा ऑफ कर लेंगे? हाँ अब ठीक है, चलिए। ग्रेट गेम पता है क्या है? लिखिए। इट रेफर्स टू आप हिंदी में लिखना चाहेंगे क्या? मैं इंग्लिश में करता हूँ और आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, लिख लेना हिंदी में जिनको लिखना है। हिस्टोरिक राइवलरी बिटवीन ज़ार्स रशिया एंड ब्रिटेन। तो एक हिस्ट्री में एक, और ये 19th सेंचुरी की कहानी है। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच में, जार का रूस, क्योंकि जार का रूस आज का रूस नहीं है। उसके बाद वहां पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 1917 में हो गया, फिर 1991 में डिसइंटीग्रेट कर गया, तो सब आएंगे धीरे धीरे। तो दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हिस्टोरिक क्या चल रहा था? एक राइवलरी चल रही थी, क्योंकि रशिया को भी एक्सपैंड करना था, जार भी चाह रहा था कि पूरे एशिया अफ्रीका को कब्जा लें, ब्रिटेन भी यही चाह रहा था। इसी सब के कारण वर्ल्ड वॉर हुए ना, मालूम होगा आप लोगों को ये सब। तो दोनों के बीच में एक हिस्टोरिक राइवलरी चल रही थी। और आर्थर कोनोली, इन्होंने ये टर्म दिया है ग्रेट गेम। नाम नोट करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट गेम क्या है। आपकी पहली लाइन होगी कि आर्थर कोनोली ने इस टर्म को दिया था, इस ही इज द वन हु केम अप विद दिस टर्म, उन्होंने इस शब्द को निकाला है क्या? तो ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा जो अब ब्रिटेन और रूस के जार के बीच में चल रही थी। नाम नोट कर लें, आर्थर कोनोली, इन्होंने ही यह टर्म दिया है ग्रेट गेम। और ये था कौन? तो ये ब्रिटेन का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अपना इंटेलिजेंस पता है आपको इंडिया का? विच इज आवर इंटेलिजेंस? अरे रॉ का नाम नहीं सुना? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे इंडिया के पास रॉ है, इंडिया के पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का काम है इंडिया के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी। रॉ का काम है इंडिया के बाहर, पाकिस्तान में कुछ देखना है, कहीं भी संसार भर में देखना है। तो वैसे ही ब्रिटेन के पास MI6 है, रशिया के पास KGB है, अमेरिका के पास FBI है, इजराइल के पास मोसाड है, पाकिस्तान के पास ISI है, ब्रिटेन के पास MI6 है। तो ये आर्थर, कृपया अपने माइक्स म्यूट कर लें, प्रश्न पूछने के लिए ही माइक अनम्यूट करें। कमल प्लीज म्यूट योर माइक। कुछ पूछना हो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, या आप टाइप कर देना।
तो आर्थर कॉनोली कौन थे? MI6 के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। MI6 क्या है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, आज भी है। इनफैक्ट 1960 के तक इंडिया की जो IB थी वो इनको ही रिपोर्ट करती थी। अब क्यों और क्या, इस पे नहीं जाएंगे। तो अब ये चीज हो रही थी, और फिर एक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। जहां भी टर्म आएगा ना एंग्लो, उसका मतलब होता है ब्रिटेन। तो एंग्लो मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के, सॉरी, अफगानिस्तान के बीच में एक युद्ध हो गया 1838 में। अब क्यों हुआ आपको मालूम है? ब्रिटेन को अफगानिस्तान चाहिए था। उसको डर था कि रशिया यहां घुसेगा इंडिया पे कब्जा करने के लिए, और इंडिया बहुत प्राइस्ड पोजीशन था। इंडिया एक तरह से ब्रिटिश ज्वेल का जो मुकुट था, उसका एक सबसे दुर्लभ हीरा था इंडिया। आप समझ रहे हैं ना, तब का इंडिया क्या था? अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, इंडिया था, कितना रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज थे हमारे पास, इतना कुछ था। तो उस पर कंट्रोल करना वॉज ड्रीम फॉर एनी इंपीरियल पावर, बीट रशिया और बीट ब्रिटेन। तो 1838 में वहां पर लड़ाई शुरू हुई ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में। ब्रिटेन चाहता था कि उनका कब्जा हो जाए, एल्स रशिया आ जाएगा। और ब्रिटेन ने वहां पर एक इसको बिठा दिया, शुजा शाह। ये ब्रिटिश पपेट था। पपेट क्या होता है? पपेट मतलब कठपुतली एक तरह से। जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं ना, कुछ पाक ऑक्युपाइड पत्रकार हैं भारत में, कुछ चाइनीज ऑक्युपाइड पत्रकार हैं, तो वो इनके इशारों पे काम करते हैं। तो शुजा शाह, इस युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इसको अपना वहां पर बिठा दिया कि तुम हमारे बिहाफ पे हम जो बोलेंगे वो करोगे। तो ये शुजा शाह वहां पर बैठ गया, एक ब्रिटिश पपेट था। और इसके अगेंस्ट में रिबेलियन हो गया, मतलब युद्ध हुआ, ब्रिटेन ने अपना एक पपेट बिठाया, लेकिन अफगानियों को वो पसंद नहीं आया। अफगानियों ने इसके विरोध में विद्रोह कर दिया, शुजा के विरोध में। देखिए इनस्टेबिलिटी आ गई थी। और 1865, अब देखो रशिया भी अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। रशिया ने ताशकंद को एनेक्स कर लिया। ताशकंद पता है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे इसके बारे में, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद उज्बेकिस्तान का पार्ट है। उस समय ये किसके पास था? रशिया के पास आ गया। 65 में रशिया ने उसको अनेक्स कर लिया। तो देखो रशिया भी अफगानिस्तान की तरफ आ रहा है, ब्रिटेन ने अपना एक पपेट वहां ऑलरेडी बिठा रखा है। और जितने ताशकंद के आसपास के पार्ट थे, जैसे समरकंद है, बुखारा है, ये सब 1865 तक रशिया के पास आ गया। ये रशिया के पास आ गया, मतलब अच्छा खासा एरिया रशिया के पास भी आ गया है, अफगानिस्तान के बिल्कुल पास का। ये आपने नोट कर लिया? मैं रब कर दूं? कैन आई रब इट? यस सर। हिंदी वालों क्या रिपीट करूं हिंदी में? क्योंकि मैं साथ में हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस तो नहीं हुआ ना? नो, नो सर। बढ़िया। फिर एक लड़ाई हो गई 1878 में। दोबारा से एक लड़ाई शुरू हुई, इसको कहते हैं सेकेंड अफगान वॉर। इसमें ये हुआ
कि अफगानिस्तान की जो विदेश नीति होगी वो कौन निर्धारित करेगा? मान लिया अफगानिस्तान ने इस युद्ध के बाद कि हमारी विदेश नीति को शेप करने के लिए ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन जो कहेगा हम वही करेंगे। और इसके साथ एक इस वॉर के बाद रहमान खान ये अफगानिस्तान का रूलर बना। तो जो रूलर इस चीज को मान रहा है वो क्या एक सोवरेन है, अपने हिसाब से काम कर सकता है? जब आप कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कोई और निर्धारित करेगा तो वो रूलर कैसा होगा? पपेट होगा ना। जी सर। तो रहमान खान भी पपेट था, ये भी एक तरह से पपेट बन गया ब्रिटेन का, जो खुलकर कह रहे हैं कि भाई हमारी विदेश नीति निर्धारित करना सोवरेन की निशानी है, संप्रभुता की निशानी है। आपने ये टर्म पढ़ा होगा ना प्रियम्बल में, सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? जो अपने डिसीजन खुद लेता है, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यहाँ तो कह रहा है कि विदेश नीति ही तुम बना दो। तो अब जो विदेश नीति बनेगी वो इनके हितों के लिए बनेगी, ब्रिटिश हित के लिए अफगान की विदेश नीति बनेगी। और इसके बाद फिर एक लड़ाई हुई, मैं इसको रब करूं तो फर्स्ट से सेकंड तक किसका कंट्रोल में है अफगानिस्तान? ब्रिटेन के। रशियन ब्रिटिश। ठीक है। अब फिर एक लड़ाई हुई जब इंडिया में खिलाफत चल रहा था। थर्ड अफगान वॉर स्टार्टेड। अब यहाँ का जो रूलर था का नाम था हबीबुल्लाह। इसको मार के इसकी डेड बॉडी को टांग दिया गया था। मुसोलिनी को भी मार के उसकी डेड बॉडी को 2 दिन तक टांगा गया था इटली में। तो हबीबुल्लाह को मारा गया और इसका जो बेटा था अमनुल्लाह, उसने ब्रिटेन पे अटैक कर दिया। मतलब ब्रिटेन जाके नहीं किया, अफगानिस्तान में जो ब्रिटिश कंट्रोल में था उस पे। अटैक्ड ब्रिटिश फोर्सेस, अमनुल्लाह ने अटैक कर दिया कि भाई हमें अपने हिसाब से चलना है, हमें ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी के को नहीं हित में साधना है। तो कहानी कब से शुरू हो रही है? याद करो, फर्स्ट अफगान वॉर आपने क्या लिखा है? 1838। दिस इज 1919, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, राइट? ऑलमोस्ट 100 ईयर। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, आप अभी की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझ पाएंगे। अफगानिस्तान एक वॉर टॉर्न एरिया है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। क्या मतलब है इसका, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ आके यहाँ पर कोई भी शासन टिक नहीं सकते। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, तो एम्पायर्स का ये कब्रिस्तान है। अभी अभी देखो अमेरिका का भी बन गया ना। भाग गए ना यार सब छोड़ के, उतना कुछ 20 साल कितने अभी आ रहे हैं, उन चीजों पर मैं डेटा आपको दूंगा। तो इसलिए अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अभी चाइना घुस रहा है, उसके भी ग्रेवयार्ड यहीं पे खुदेगी। तो कभी भी ये स्टेबल नहीं रहा है। और हम कब से 1838 से देख रहे हैं इस चीज को कि मोनार्की जाती है, एनार्की आती है, राजशाही गई, अराजकता आने लग गई। पहले ब्रिटेन घुस गया, ब्रिटेन ने कहा कि भाई इस पे तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो रशिया इंडिया तक घुस आएगा। रशिया कह रहे हैं कि भाई हम भी तो अपना असर्ट करें अपने आप को, वी आर ऑल्सो एन इंपीरियल पावर। जार जो था, जार रशिया मतलब रशिया का जो राजा था उसको जार कहते थे। ही वॉज एज इंपीरियल एज एनी ब्रिटिश और एनी अमेरिकन लीडर, कोई फर्क नहीं था। और फिर देखिए यहाँ पे लड़ाई हो गई, अमनुल्लाह ने अटैक कर दिया। इस बीच एक और डेवलपमेंट रशिया में हुई। ये 1919 वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था।
1918 में 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपको पता होगा। और 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया था, मतलब जार इज गॉन, जो राजा था वो चल गया, उसकी जगह पर व्लादिमीर उनियानोविच लेनिन, कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स का प्रैक्टिकल हो रहा था पहली बार। 1883 में मार्क्स मर गए, कुछ ग्रंथ छोड़ गए अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डास कैपिटल, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सब क्लासिक मार्क्सिस्ट लिटरेचर है, पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो 1917 में उन पे लिखी चीज़ों का लेनिन ने कहा कि अब राजा नहीं, अब सोशलिज्म आएगा हमारा, पहली बार यहाँ पर आया गया। तो अब देखो, अफगानिस्तान के ठीक साथ में जो रशिया है वो अब लेनिन का सोशलिस्ट रशिया बन चुका है, राइट। और ये चीज़ें चल ही रही थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको मालूम है हुआ, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर जैसा मैंने शुरू में बताया शुरू हुआ। 45 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन अपना एक शैडो बन के रह गया, जो उसकी पकड़ थी दुनिया पर करीब 200-300 साल तक, 16 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी, 300 साल आराम से सबसे बड़ा पावर वर्ल्ड में ब्रिटेन ही था। फ्रांस भी था, रशिया भी था, अमेरिका भी आ चुका था, बट नाउ ब्रिटेन वाज अ रिसीडिंग पावर। एक बड़ी अच्छी किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है, डोमिनिक लैपिल, लैरी कॉलिंस की किताब है। तो वो बताते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटेन की कितनी बुरी हालत थी, बिकॉज मैसिव 2 वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये यूरोप को कॉस्ट कर गया। अमेरिका सुपर पावर बन गया, ब्रिटेन अब पहले वाला ब्रिटेन नहीं रह गया था 45 के बाद। तो इसलिए पहले जो ब्रिटेन और फ्रांस था वो अब अमेरिका और यूएसएसआर बन गए, सुपर पावर की पोजीशन चेंज हो गई। पावर इज नेवर परमानेंट। अब क्या हो रहा था, अब फिर अमेरिका और रशिया अफगानिस्तान को लेकर के थोड़े भावुक हो रहे थे कि अब किसका कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। आपको मालूम है कोल्ड वॉर में मैंने बात की आयरन कर्टेन की, कि वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के साथ रहेगा, ईस्टर्न यूरोप रशिया के साथ रहेगा, यूएसएसआर के साथ रहेगा। बाकी जो है वो तो बाय डिफॉल्ट उधर अमेरिका आएगा ही नहीं इंडिया की तरफ, क्योंकि वो जोन किसका पड़ता है, सोवियत जोन पड़ता है। अब अफगानिस्तान पे कंट्रोल की बात चल रही थी, फिर से अफगानिस्तान में एक दिक्कत हुई 70s में, वहाँ के जो रूलर था उसको फिर मार दिया गया। अब आप ज्योग्राफी देखोगे, अगर मैप्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो यूएसएसआर था उस समय, वो बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान से। मैंने 3 कंट्रीज दिखाई ना आपको, ये तब 70s में रशिया का पार्ट थे, सॉरी यूएसएसआर का पार्ट थे। आज इनको क्या कहते हैं, सीआईएस कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब रशिया का पार्ट थे। रशिया तुरंत आ गया। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन क्या है, मुन्नो डॉक्ट्रिन क्या है। अफगानिस्तान की कहानी ही तो ब्रेजनेव और मुन्नो डॉक्ट्रिन के फाउंडेशन तो इसके यही है ना। तो रशिया यहाँ क्यों आ गया, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। व्हाट इज ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन? एक्सपोर्टिंग, Can you please spell the word? I'll write it somewhere. In fact, I have written it. मैंने कहीं लिखा तो था। ये सोवियत यूनियन की पॉलिसी थी कोल्ड वॉर की, कि जिन कंट्रीज में सोशलिज्म नहीं है वहां सोशलिज्म एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका फॉलो करता था मुनरो डॉक्ट्रिन, जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है वहां डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करते हैं। ये यूएसए की पॉलिसी थी, ये यूएसएसआर की पॉलिसी थी। राइट इट डाउन क्विकली, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन एंड मुनरो डॉक्ट्रिन। Now, following the same policy, USSR quickly turned towards Afghanistan. ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। अब टेंशन किसको होगी इससे सबसे ज्यादा? Which country will be most tensed with this move?
दैट यूएसएसआर इज फॉलोइंग ब्रेजनेव? यूएसए यूएसए, सिंपल सी बात है। अब एक और चीज पे गौर करिए, जब एक सेंट्रल पावर रहता है तो सब शांत रहते हैं, अंदर के जो लोग होते हैं ना वो शांत रहते हैं। तो जब वहां पर मोनार्की थी रशिया में, अच्छी थी बुरी थी उसमें नहीं जाएंगे। इराक में जब तक सद्दाम हुसैन था, अपने लोगों के लिए बहुत बुरा था वो, बट इंडिया का फ्रेंड था, तो तब तक वहां पे कोई नहीं बोलता था। जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी चली जाती है ना, मिलिशियाज इमर्ज करते हैं। व्हाट इज मिलिशियाज? ये वर्ड सुना है? प्राइवेट मिलिशिया। नो सर। हर कोई अपनी आर्मी बना लेता है। इराक में, सीरिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना, क्योंकि अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, डाउनफॉल ऑफ मुगल औरंगजेब के बाद क्या हुआ? हैदराबाद फ्री, बंगाल फ्री, अवध फ्री। सही कह रहा हूं ना? मॉडर्न इंडिया से आपको याद आएगा कि पोस्ट औरंगजेब इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्टार्टेड टू इमर्ज, हर कोई अपने आप का बॉस बन गया। तो चलो उस समय तो बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन अफगानिस्तान में जब मोनार्की चली गई तो मिलिशियाज इमर्ज करने लग गए, आर्म्ड गैंग्स। हेडेड बाय वॉरलॉर्ड्स। जैसे इंडिया में भी एक टाइम था ना, रणवीर सेना, तो एमसीसी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, जो माओविस्ट थे उनके भी तो छोटे छोटे मिलिशिया बन गए थे ना 90s में, 2000 के आसपास। अब जाके सबको निपटा दिया गया है। कश्मीर में सब सर उठा लेते थे, नॉर्थ ईस्ट में ये क्या थे? ये मिलिशिया ही तो थे। इनके कुछ हजार फॉलोवर होते थे, कुछ हजार। एलटीटी क्या था श्रीलंका में? मिलिशिया था, एक प्राइवेट मिलिशिया था। तो इस तरह से अफगानिस्तान में भी मिलिशियाज आ गए, और इनके बॉस जो होते थे उसको कहते थे वारलॉर्ड्स। रशिया आ चुका है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन फॉलो करते हुए। अमेरिका को टेंशन हो रही है। अमेरिका देख रहा है कि भाई अब अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, हॉस्टाइल वेदर रहता है। आप कितने भी ट्रेंड सोल्जर क्यों ना हो, आप इन कंडीशंस में ट्रेन नहीं हुए हैं अफगानिस्तान की कंडीशन में। लैंग्वेज अलग है, खान पान अलग है, और पहाड़ है कहीं पे कुछ है, तो हॉस्टाइल है टेरिटरी। और अफगान कोई बहुत आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है आपको, आप कहीं से भी आए हो, अमेरिका से, रशिया से, कहीं से भी। तो इसमें रशिया का पूरी तरह से जीत पाना बहुत टफ था उस समय। अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे मिलिशियाज हैं, हर किसी के पास वारलॉर्ड्स हैं। अमेरिका ने इनको हेल्प करना शुरू किया। अमेरिका ने इनको हेल्प करना शुरू किया। क्यों हेल्प करना शुरू किया? किसको रोकने के लिए? यूएसएसआर। टू स्टॉप विच डॉक्ट्रिन? बिजनॉय नहीं कहते उसको, लिख देता हूं ब्रेजनेव। और ये जो रोकने की कोशिश की अमेरिका ने रशिया को, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को, इस अमेरिकन पॉलिसी को क्या कहते हैं मालूम है? कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ यूएसए। कोई प्रश्न हो पूछ लो, कोई शक, जितना हमने डिस्कस किया है उससे कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी। फर्स्ट नोट डाउन दीज थिंग्स। आपके इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठते हैं, बहुत बड़ा शेयर दिल्ली से रहता है। मतलब यहाँ के अलग अलग संस्थाओं में अच्छे अच्छे पदों पर आसीन लोग ही आपके यहाँ के इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं, ऐसा हमें पक्का पता है। तो आप ये सब टर्म यूज करिए कि कंटेनमेंट पॉलिसी, दे आर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। उनको लगेगा कि हाँ
बच्चा पढ़ लिख के आया है, अपना काम करके आया, इन चीजों के बारे में जानकारी रखता है। तो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, कौन सी पॉलिसी अपनाई? कंटेनमेंट पॉलिसी। अब इस कंटेनमेंट पॉलिसी में क्या कर रहा था? मिलिशियाज को हेल्प कर रहा था। मिलिशियास को हेल्प कर रहा था, इन आर्म्ड वॉरलॉर्ड्स को हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब ऐसे सैकड़ों रहे होंगे वहां पर। मैं इसको रब करूं अब? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स।